नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक खतरा दुनिया के सामने और दुनिया में भी अमेरिका, यूरोप और भारत के सामने बहुत बड़ा खतरा है, जिससे भारत में तो संभलने की कोशिश, समझने की कोशिश हो रही है और अब ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में भी इसकी कोशिश होगी, लेकिन यूरोप अभी इससे बिल्कुल बेखबर है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस ओर बढ़ रहा है। वो आंख बंद करके खाई की ओर बढ़ता जा रहा है। समस्या है डेमोग्राफिक चेंज की, यानी जनसांख्यिकी में बदलाव की। और यूरोप में इसका खतरा सबसे ज्यादा इस समय भारत में भी है। भारत में हालांकि समझने की कोशिश हो रही है। अभी आपको याद होगा झारखंड के चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठा था। भारत में घुसपैठियों का मुद्दा बहुत साल से चल रहा है। असम उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज बात हम यूरोप की करेंगे कि असल में हो क्या रहा है वहां। जो तस्वीर इस समय सामने आ रही है, जो गतिविधियां हो रही हैं, घटनाक्रम जिस ओर जा रहा है, उसमें इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अगले 20-25 सालों में यूरोप यूरेबिया बन जाएगा। यानी यूरोप में मुस्लिम राज कायम हो जाएगा, शरिया का राज कायम हो जाएगा। और ये कोई डराने वाली बात या जो है केवल पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग नहीं है। ये तथ्यों पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है। जो कुछ हो रहा है, जरा सा पहले इसका अतीत, इसका इतिहास समझ लेने की जरूरत है। यह सिलसिला जो है वैसे तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अगर इसकी शुरुआत के लिए कोई एक समय तय करना चाहे तो इराक में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद जो कुछ शुरू हुआ, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यह इतिहास बताता है कि पश्चिम एशिया में मुसलमान अपनी प्रकृति के अनुसार एक ट्राइबल इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, उसके आधार पर संघर्ष होता रहा है। और ये संघर्ष लगातार चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज भी जारी है। और संघर्ष होता है भूभाग पर कब्जे के लिए, संसाधनों पर कब्जे के लिए, राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए और प्राकृतिक साधनों पर कब्जा करने के लिए। तो इसके लिए जाहिर है कि इस संघर्ष में जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बढ़त हासिल करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है और उसके अलावा दूसरी तरह की मदद की जरूरत होती है। तो मुसलमानों के दो सेक्ट जो है, शिया सुन्नी, इसमें समय के साथ इन संघर्षों के कारण लगभग 50 नए सब सेक्ट बन गए, यानी उपसमूह बन गए। अब इनमें अपने मत के विस्तार के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने में सबसे आगे तबलीगी जमात है, जिसका दुनिया के 150 देशों में काम चल रहा है। उसकी प्रेजेंस है और उसकी एक्टिविटीज हैं, जिसमें भारत भी एक शामिल है। मोहम्मद बिन साद जो इसका मुखिया है, वो भारत में, और भारत में भी भारत की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन में रहता है। उसकी चर्चा आपने कोरोना के दौरान सुनी होगी, जब तबलीगी जमात के लोगों ने उत्पात मचाया था। तो तबलीगियों के अलावा सलाफी और ब्रदरहुड, ये ऐसे सेक्ट हैं जो साधन संपन्न हैं, जिन्होंने अपने विस्तार की पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। ये जो तबलीगी जमात है, ये चाहता है कि दुनिया भर के मुसलमान कुरान और हदीस के मुताबिक चलें। आज के जमाने में भी 6ठी शताब्दी में जिस तरह का रीति रिवाज था, जो संस्कृति थी उनकी, उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। दूसरा सेक्ट है सलाफी इस्लाम, जिसको पाला पोसा है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब मदद करता रहा है। ये सेक्ट ऐसा है जो डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करता है, सीधी कार्रवाई में विश्वास करता है। इसको सऊदी अरब ने काफी बढ़ाया, दुनिया भर में इसका विस्तार किया। मोहम्मद बिन सलमान के आने, जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उनको लगा कि पढ़ाई लिखाई बाहर से करके आए, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो सुधार की शुरुआत जो है उन्होंने अपने यहां से सऊदी अरब से शुरू की। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना, सिनेमा हॉल खोलना, यहां तक कि रमजान का समारोह सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी। तो सद्दाम के बाद इराक आंतरिक कलह का शिकार हो गया। 2 मिलिशिया ग्रुप बन गए, एक सुन्नियों के, एक शियाओं के। जो सुन्नी मिलिशिया ग्रुप था उसको सऊदी अरब का समर्थन था, जो शिया मिलिशिया था उसको ईरान का समर्थन था। इनका संघर्ष जो है अरब स्प्रिंग के रूप में सामने आया। अरब स्प्रिंग में युवाओं का इस्तेमाल हुआ, किशोरों का इस्तेमाल हुआ, हजारों की संख्या में युवा जेल गए
और अरब स्प्रिंग को जनतंत्र का समर्थक के रूप में पेश किया गया, उसकी छवि बनाई गई, उसका चरित्र इस तरह का पेश किया गया कि दरअसल ये लोग जो अरब स्प्रिंग में शामिल है ये उस देश में जनतंत्र लाना चाहते हैं और अधिनायकवाद को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग जल्दी ही सीरिया, यमन और इराक में हिंसा पर उतर आए। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख सीरियाई नागरिक मारे गए और लगभग 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को सीरिया छोड़कर, अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अब इसमें बीच में अमेरिका भी कूदा। हालांकि अमेरिका का सीरिया में जो कुछ हो रहा था, बाकी पश्चिम एशिया के देशों में हो रहा था, अमेरिका का योगदान तो था ही, लेकिन बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अरब देशों से अपने संबंध सुधारने की शुरुआत की। उसका नतीजा यह हुआ कि उनके कार्यकाल में, उनकी प्रेसिडेंसी में लगभग, एक अध्ययन के मुताबिक अनुमान है कि 5,60,000 मुस्लिम रिफ्यूजी अमेरिका में आ गए, जिसके खिलाफ आप सुनते होंगे कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं कि इनको निकालना है, इनको आने से रोकना है। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ये बात की और करने की कोशिश की, दूसरे कार्यकाल में भी करेंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। अब सवाल ये है कि ये शरणार्थी बनकर ये मुस्लिम समाज के लोग यूरोपीय देशों में ही क्यों गए? ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं हुआ कि अनायास ऐसा हो गया। यूरोपीय देशों में समृद्ध देश हैं सब, लेकिन बात केवल समृद्धि की नहीं है। बात यह थी कि ज्यादातर देशों के पासपोर्ट के जरिए, मान लीजिए कि आपको अमेरिका का पासपोर्ट मिल गया तो आप दुनिया के 168 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। इसी तरह से जर्मनी का पासपोर्ट है तो 167 देशों में, ब्रिटिश पासपोर्ट है तो 139 देशों में, जर्मन पासपोर्ट है तो 167 कंट्रीज में। यहां इन देशों, मतलब इतने देशों का मतलब है आप पूरी दुनिया में बिना वीजा के घूम सकते हैं। एक जगह पहुंच गए तो, एक देश का पासपोर्ट अगर मिल गया तो आप रिफ्यूजी बनकर पहुंचे। और यह भी ध्यान देने की बात है, जो अध्ययन से सामने आया है कि ज्यादातर रिफ्यूजी युवा मुसलमान आए और पुरुष आए जो 35 साल या उससे कुछ कम उम्र के थे। यहां आने के बाद उन्होंने यूरोपियन लड़कियों से शादी की, बच्चा हुआ तो वो बच्चा नागरिक बन गया उस देश का, तो नागरिकता के सारे अधिकार मिल गए उनको। और धीरे धीरे जो जैसे जैसे आबादी उनकी बढ़ने लगी, उनकी मांग बढ़ने लगी। और अमेरिका और यूरोप की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है उसने भी इसमें मदद की। रिफ्यूजी पॉलिसी का दंश जो है जर्मनी झेल रहा है, अमेरिका में थोड़ा कम है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ट्यूनीशिया, ये ऐसे देश हैं जो इस अपनी रिफ्यूजी पॉलिसी के कारण उनको समस्याएं होना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जिस इलाके में रहते हैं, जहां इनकी आबादी ज्यादा हो गई, वहां शरिया लागू करने की मांग कर रहे हैं, दूसरे इस्लामी कानूनों को लागू करने की बात कर रहे हैं, इस्लामी रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं और समस्या पैदा कर रहे हैं वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उस पर निर्भर है। ये जो रिफ्यूजी बनकर आए हैं इनमें से ज्यादातर कोई काम करते नहीं। रिफ्यूजी पॉलिसी ऐसी है इन देशों की कि उनको जो है भत्ता मिलता है, तो उनको, उनके परिवार को चलाने के लिए उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो आवारागर्दी करते हैं, लूटपाट करते हैं। क्राइम जो बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा योगदान इन रिफ्यूजियों का है। अब सवाल यह है कि ये जो रिफ्यूजी पॉलिसी है, इस पर कोई पुनर्विचार यूरोपीय देश क्यों नहीं कर रहे हैं? लंदन में सबसे ज्यादा परेशानी है, यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा परेशानी है। उसका पूरा चरित्र बदल रहा है देश का। और आपने अभी हाल में ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना ही होगा, जो पाकिस्तानी मुसलमानों का गैंग है, जो यूरोपियन लड़कियों, यूरोपियन मतलब इंग्लैंड की जो बच्चियां हैं, लड़कियों भी नहीं कहना चाहिए, बच्चियां 13, 14, 15 साल की बच्चियां, उनके साथ बलात्कार करते हैं और उनके खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता। पुलिस रिपोर्ट लिखती नहीं, अगर मजबूरी में लिखा भी तो उस पर एक्शन नहीं होता। क्यों? ब्रिटेन का कहना है कि हमारी जो विचारधारा है वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी की है और इस पर एक्शन लेने से, ऐसा करने से मल्टी कल्चरल जो सोसाइटी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटेन की ऐसी छवि है, उसको नुकसान पहुंचेगा। यहां तक कि ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ एक्शन लेने पर वहां की सरकार कहती है कि ये जो है एक तरह का नस्ल भेद है, ऐसा करना गलत है। तो अपने ही नागरिकों को,
अपनी किशोरियों को उनका जीवन बचाने के लिए ब्रिटेन जो है कोई कदम नहीं उठाना चाहता, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। यह हाल है ब्रिटेन का। तो ये जो भूत यूरोप पर सवार था मल्टी कल्चरल नेशन बनने का, उसकी कीमत यूरोप चुका रहा है। अब मैंने शुरू में कहा कि यूरोप यूरेबिया बन सकता है, उसकी बनने की संभावना बढ़ती जा रही है या कहें आशंका बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि यूरोप की आबादी धीरे धीरे लगातार बूढ़ी होती जा रही है और जो रिफ्यूजी आ रहे हैं सब युवा आ रहे हैं, वहां की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। अनुमान है कि 2050 तक इनकी आबादी इतनी हो जाएगी कि ये शरिया की मांग करने लगेंगे। डेमोग्राफी पूरी इन देशों की बदल जाएगी। इसका जो है इस संभावना आशंका का आधार एक छोटा सा आंकड़ा देकर बताता हूं आप। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, उसके अलावा यूएन की एक संस्था है यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, ये कहीं सुनी बात नहीं, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से 21 दिसंबर 2015 के बीच में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी रिफ्यूजी आए यूरोप में और ये संख्या 2014 यानी ठीक एक साल पहले की जो संख्या थी उससे 4 गुना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये माइग्रेशन हो रहा है। इसका असर यह हो रहा है कि यूरोप के कई छोटे देश अपनी रिफ्यूजी पॉलिसी पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं। उनको लग रहा है कि इसकी हमको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये समस्या अमेरिका में भी है, जिसको अपने पूरे कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जिसका जिक्र किया। ये समस्या हमारे देश में शायद और ज्यादा है, और ज्यादा इसलिए है कि यहां उनके समर्थक रोहिंग्या को वोटर लिस्ट में शामिल कराना, उनको हर तरह की सुविधा देना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां की नागरिकता दिलाने की कोशिश, उनका आधार कार्ड, उनका चुनाव पहचान पत्र बनवाने की कोशिश, इस तरह की सुविधाएं देने की कोशिश करने वाली राज्य सरकारें हैं, राजनीतिक दल हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ इतना उनको दिखाई देता है कि ये हमारे कैप्टिव वोटर बनेंगे। इसके लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार है। और अभी धरपकड़ और जो है वो डिपोर्टेशन शुरू हुआ है, दिल्ली में छोटा सा एक्शन हुआ है, उस पर इतनी हाय तौबा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मचा रही है कि मतदाता सूची से इतने नाम काट दिए, इतने लोगों के नाम काट दिए। ये मुद्दा आपको धीरे धीरे सभी राज्यों में दिखेगा और झारखंड में तो ये सीधे सीधे मुद्दा बना। जो यूरोप में हो रहा है वो झारखंड में कई सालों से हो रहा है और राज्य सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसका बचाव कर रही है। तो जो यूरोप में होने वाला है वही आशंका भारत में बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसके प्रति लोगों में जागृति बढ़ रही है, इसको रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी कोई ऐसी बड़ी कोशिश नहीं हुई है जिससे ये रुक सके। एक सबसे बड़ी कोशिश खासतौर से जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं उसके लिए है कि फेंसिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा है जहां बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है उसकी फेंसिंग ना हुई हो। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा है और उसमें बाधा कौन बन रहा है? बांग्लादेश तो बाधा बनेगा ही, पश्चिम बंगाल की सरकार, क्योंकि आपको फेंसिंग करनी है तो उसके लिए जमीन चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन अधिग्रहण में रोड़े अटका रही है और कई ऐसी टेरेन है जहां नदी है, नाला है, खंदक है, ऐसी जगह हैं जहां फेंसिंग करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद बीएसएफ जो है इस काम को बड़ी तेजी से करवा रही है। तो ये घुसपैठ का मामला और शरणार्थियों का मामला, अच्छी बात यह है कि भारत में शरणार्थियों से संबंधित कोई नीति नहीं है। यूएन का चार्टर जो है जिसमें शरणार्थी नीति का जिक्र है उसके हम सिग्नेटरी नहीं हैं, तो हम किसी को रिफ्यूजी के रूप में स्वीकार नहीं करते। हमारे संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था रही होती तो शायद अब तक भारत का क्या हाल होता इसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन ये समस्या वास्तविक है और पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक। और इसकी वजह से जिस तरह से कट्टरता बढ़ रही है वो उससे बड़ी समस्या है। जिस तरह से सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, और उन सबसे बड़ी बात जिस तरह से देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है,
देश की एकता और अखंडता को खतरा बढ़ रहा है, तो यूरेबिया बन जाएगा। इसको तभी रोका जा सकता है अगर यूरोप के देश युद्ध स्तर पर इस मामले में कोई नीति बनाएं और इसको रोकने की कोशिश करें। अभी तक ऐसा कोई प्रयास होता हुआ दिख नहीं रहा है। यूरोप का मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाने का भूत अभी तक उतरा नहीं है। जब तक ये भूत उतरेगा नहीं तब तक कोई बदलाव आएगा नहीं, नीतियां बदलेंगी नहीं, तो रिफ्यूजी इसी तरह से आते रहेंगे और डेमोग्राफी इसी तरह से बदलती रहेगी। और उसका खामियाजा केवल यूरोप को नहीं भुगतना पड़ेगा, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा संकट है जो जनसंख्या विस्फोट से बड़ा संकट है पूरी दुनिया के सामने। और फिर कह रहा हूं खासतौर से अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश के लिए। इन देशों की प्रगति पर, उन्नति पर, विकास पर, सामाजिक जीवन पर, सब पर असर पड़ने वाला है। लेकिन भारत में ऐसे लोग हैं, फिर कह रहा हूं, जो इन तत्वों का समर्थन करते हैं, जो ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। तो जागने और समझने की बात यह है कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगे, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठे और ये घुसपैठियों के आने का जो सिलसिला है वो रुके, उनकी पहचान हो। आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। चुपचाप बैठे मत रहिए कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे साथ तो कोई बुरा व्यवहार किया नहीं। वो धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब उनकी जनसंख्या ऐसी हो कि वो अपनी मांगों को आगे रख सके। याद कीजिए आजादी के समय कितनी पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, 35-40% हिंदुस्तान उनको देना पड़ा आपको। वो स्थिति फिर ना आए उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप जागरूक बने, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की एकता अखंडता के प्रति सचेत रहें। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।